भारत को मिली एक बड़ी सफलता, सफल रहा भार्गवस्त्र ड्रोन रक्षा सिस्टम का टेस्ट एक साथ कई दुश्मन ड्रोनों को कर सकता है नष्ट। केरल में हुई निपाह वायरस की फिर से पुष्टि, राज्य ने जारी की चेतावनी, जानवरों से इंसानों में फैलता है यह वायरस। वैज्ञानिकों को मिली एक बड़ी कामयाबी, बनाया एशियाई चावल का पहला पैन जीनोम। पैन जीनोम से विकसित होंगी रोग प्रतिरोधी चावल की नई किस्में। जारी हुई ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट 2025, वायुमंडल में बढ़ा मीथेन का खतरा, पर्यावरण के लिए नई मुसीबत है मीथेन उत्सर्जन। केंद्र सरकार ने उठाया एक बड़ा कदम, एफसीआई को दी 2.8 मिलियन टन चावल के उत्पादन की मंजूरी। हाल ही में भारत ने स्वदेशी भार्गवस्त्र काउंटर स्वाम ड्रोन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। इसका परीक्षण ओडिशा के गोपालपुर स्थित सीवार्ड फायरिंग रेंज में किया गया। परीक्षण के दौरान एक साथ कई ड्रोनों का पता लगाने, उन्हें निष्क्रिय करने और पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। यह परीक्षण ड्रोन से जुड़े सुरक्षा खतरे की वजह से सबसे अहम हो जाता है। ऐसे में भारत के पास अब भार्गवस्त्र इन खतरों से निपटने के लिए एक प्रभावी स्वदेशी समाधान होगा। बता दें कि भार्गवस्त्र एक कम लागत वाली मॉड्यूलर प्रणाली है, जिसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इसे 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले विभिन्न इलाकों में तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हार्ड किल मोड में काम करती है और सीधे दुश्मन के ड्रोनों को नष्ट कर सकती है। यह प्रणाली रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर का उपयोग करती है, जो 6 से 10 किलोमीटर दूर से छोटे हवाई खतरों को पहचानने में सक्षम है। इसमें माइक्रो रॉकेट और माइक्रो गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, जो 2.5 किलोमीटर तक की दूरी पर ड्रोन के समूहों को नष्ट कर सकती है। भार्गवस्त्र का मॉड्यूलर डिजाइन में जैमिंग और स्पूफिंग जैसी सॉफ्ट किल तकनीकों का प्रयोग किया गया है। यहाँ जैमिंग का मतलब किसी रेडियो सिग्नल रोकने से है, जबकि स्पूफिंग का मतलब किसी रेडियो सिग्नल को बदलकर रिसीवर को गलत जानकारी देना है। हाल ही में केरल के मलप्पुरम जिले में निपाह वायरस के एक मामले की पुष्टि की गई है। बता दें कि निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है, जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। यह हेनिपा वायरस वंश का एक राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस है और हेंड्रा वायरस से संबंधित है। हेंड्रा वायरस संक्रमण का एक दुर्लभ उभरता हुआ जूनोसिस है, जो संक्रमित घोड़ों और मनुष्यों दोनों में गंभीर और घातक बीमारियों का कारण बनता है। इसका प्रसार सबसे पहले 1998 और 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में हुआ था। इस रोग का नाम मलेशिया के एक गांव सुंगई निपाह के नाम पर रखा गया है, जहां इसका पहली बार पता चला था। यह रोग सबसे पहले घरेलू सुअरों में पाया गया था। इसके बाद कुत्तों, बिल्लियों, बकरियों, घोड़ों और भेड़ों सहित कई घरेलू पशुओं की प्रजातियों में पाया गया। यह रोग फ्लाइंग फॉक्स नामक चमगादड़ों के माध्यम से फैलता है, जो निपाह और हेंड्रा वायरस के प्राकृतिक स्रोत है। यह वायरस चमगादड़ के मल, लार और प्रसव द्रव्य में मौजूद होता है। मनुष्यों में यह संक्रमण मस्तिष्क ज्वर सिंड्रोम के रूप में होता है, जिसमें बुखार, सिरदर्द, भटकाव, मानसिक भ्रम, कोमा और संभावित रूप से मृत्यु भी शामिल है। जानकारी के लिए बता दें कि निपाह वायरस के लिए अभी तक कोई विशिष्ट उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है। इसके इलाज में लक्षणों को नियंत्रित करते हुए जटिलताओं से बचना मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एशियाई चावल का पहला पैन जीनोम बनाया। एशिया से चावल की 144 जंगली और खेती की जाने वाली किस्मों के जीनोम के प्रमुख भागों को एक साथ जोड़कर यह पैन जीनोम बनाया गया है। बता दें कि पैन जीनोम एक ही प्रजाति की कई किस्मों के जीनोम अनुक्रमों का संग्रह है। इस पैन जीनोम की सहायता से अलग अलग चावल की किस्मों में पाए जाने वाले अद्वितीय जीन का भी मानचित्रण किया जा सकता है। यह चावल में मौजूद आनुवांशिक विविधता की अधिक संपूर्ण समझ प्रस्तुत करता है। इस पैन जीनोम की सहायता से शोधकर्ता चावल की नई किस्में विकसित कर सकते हैं और साथ ही रोग सहिष्णुता और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के लिए नए गुण विकसित कर सकते हैं। बता दें कि चावल दुनिया के लगभग 2/3 हिस्से के लिए मुख्य खाद्यान्न है। यह भारत में जून सितंबर के मानसून महीनों में उगाई जाने वाली मुख्य खरीफ फसल है। 2024 से 25 में भारत ने 51,000 हेक्टेयर में रिकॉर्ड 220 मिलियन टन चावल का उत्पादन किया, जिसकी औसत उपज 4.2 टन प्रति हेक्टेयर थी। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में कई अध्ययनों ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान से न केवल पैदावार प्रभावित होगी, बल्कि चावल की कई किस्मों में आर्सेनिक का अवशोषण भी बढ़ेगा। ऐसे में नवनिर्मित पैन जीनोम धान उत्पादन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करने में सहायता कर सकता है। हाल ही में भारत के आदित्य L1 मिशन ने सूर्य की उल्लेखनीय फुटेज निकाली है।
इसमें सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप का उपयोग करके एक विशाल सौर ज्वाला और प्लाज्मा के निष्कासन को कैद किया गया है। यह घटना निकट पराबैंगनी प्रकाश में दर्ज की गई है। स्पेक्ट्रम गैस भाग में ऐसा सौर विस्फोट पहली बार देखा गया है। इससे सूर्य के विस्फोटक व्यवहार को समझने की नई संभावनाएं खुल गई हैं। बता दें कि सौर ज्वालाएं सूर्य के वायुमंडल में चुंबकीय ऊर्जा के अचानक निकलने के कारण होने वाली ऊर्जा के शक्तिशाली विस्फोट है। ये घटनाएं अंतरिक्ष में भारी मात्रा में विकिरण और ऊर्जावान कण भेज सकती हैं। इसके अलावा ये कभी कभी रेडियो संचार को बाधित कर सकती हैं और उपग्रहों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये विस्फोट पृथ्वी पर बिजली ग्रिड को भी प्रभावित कर सकते हैं। गौरतलब है कि आदित्य L1 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य सौर कोरोना, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सौर कवन के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। सौर विकिरण और सौर वायु उपग्रहों और अंतरिक्षयान के कामकाज को प्रभावित करते हैं। इन सौर अंतःक्रियाओं को समझने से अंतरिक्षयान को बेहतर ढंग से डिजाइन और संचालन करने में सहायता मिलती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि वायुमंडल में मीथेन की सांद्रता तेजी से बढ़ रही है। इसकी सांद्रता पूर्व औद्योगिक युग के मुकाबले 2.5 गुना अधिक हो गई है। बता दें कि मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो औद्योगिक क्रांति के बाद से वैश्विक तापमान में लगभग 30% वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। इसके उत्सर्जन के मुख्य स्रोतों में कृषि, ऊर्जा और अपशिष्ट क्षेत्र शामिल हैं, खासकर ऊर्जा क्षेत्र जिसमें तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और बायो एनर्जी शामिल है। मीथेन उत्सर्जन का एक बड़ा कारण है। मानव गतिविधियों से होने वाले कुल मीथेन उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का योगदान 35% है। IEA के मुताबिक कोयला से हर साल 40 मीट्रिक टन से ज्यादा मीथेन का उत्सर्जन होता है। इसमें से 4 मीट्रिक टन उत्सर्जन बंद खदानों से आता है और करीब 1 मीट्रिक टन उत्सर्जन अंतिम उपयोग उपकरणों से होता है। कोयले के बाद बायो एनर्जी का स्थान आता है। बायो एनर्जी से करीब 18 मीट्रिक टन मीथेन का उत्सर्जन होता है, जो बायो एनर्जी के अधूरे जलने से होता है। यह जलने की प्रक्रिया ज्यादातर विकासशील देशों में होती है, जहां पारंपरिक तरीके से लकड़ी, चारकोल, कृषि अपशिष्ट और जानवरों के गोबर को जलाया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को अतिरिक्त 2.8 मिलियन टन चावल के आवंटन को मंजूरी दे दी है। यह आवंटन इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2024-25 के लिए लागू है, जो दिसंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक चलेगा। यह निर्णय इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाने के भारत के प्रयास का हिस्सा है, जो पेट्रोलियम के साथ मिश्रण में इस्तेमाल होने वाला एक आवश्यक जैव ईंधन है। बता दें कि इथेनॉल का उपयोग मुख्य रूप से जैव ईंधन के रूप में किया जाता है। जब इसे पेट्रोलियम के साथ मिश्रित किया जाता है तो ये कार्बन उत्सर्जन को कम करता है। इथेनॉल मिश्रण परिवहन क्षेत्र के समग्र कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करता है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। इथेनॉल का उत्पादन गन्ना, मक्का और चावल सहित विभिन्न कच्चे माल से किया जा सकता है। भारत में चावल इथेनॉल उत्पादन के लिए एक वैकल्पिक फीडस्टॉक के रूप में उभरा है। भारतीय खाद्य निगम के पास चावल का अतिरिक्त स्टॉक होने के कारण सरकार ने इस अतिरिक्त चावल से इथेनॉल बनाने के लिए निर्णय लिया है। इससे खाद्यान्न भंडार का प्रबंधन करने, बर्बादी को कम करने और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने आर्थिक विकास वर्ष 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। हाल ही में केरल सरकार ने अपने अपशिष्ट प्रबंधन को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए हरित मित्रम 2.0 को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक स्मार्ट और डिजिटल प्रणाली है जो के स्मार्ट यानी केरल स्मार्ट मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ी जाएगी। इसका मकसद राज्य भर में अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और अधिक कुशल बनाना है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सेवा अनुभव मिलेगा, जिसमें ऑनलाइन भुगतान, ऑन डिमांड सेवाएं और वास्तविक समय में सेवा ट्रैकिंग शामिल है। बता दें कि हरित मित्रम 2.0 का बीटा संस्करण पहले ही लॉन्च किया जा चुका है और इसे अगले महीने तक जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य हरित कर्म सेना, नागरिकों, विभागों और सेवा प्रदाताओं को एक मंच पर लाना है, जिससे डेटा को जोड़ा जा सके और अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। इसके अलावा नागरिकों को अपनी सेवाएं बुक करने, भुगतान करने और सेवा पर नजर रखने का विकल्प मिलेगा। इस एप्लीकेशन में GPS सक्षम वाहन ट्रैकिंग सिस्टम और खाद्य अपशिष्ट की लाइव ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं भी हैं, जो अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार और पर्यावरणीय समस्याओं को सुलझाने में मदद करेंगी। एक नई रिपोर्ट के अनुसार क्रॉस रिवर गोरिल्ला और तपनुली ओरंगुटान दुनिया के 25 सबसे लुप्तप्राय प्राइमेट्स में शामिल है। प्राइमेट्स इन पेरिल, द वर्ल्ड्स 25 मोस्ट एंडेंजर्ड प्राइमेट्स 2023
टू 2025 नामक पुस्तक में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इसमें वर्ष 2023 से 25 के लिए एशिया, अफ्रीका, मेडागास्कर और दक्षिण अमेरिका की 25 सर्वाधिक लुप्तप्राय प्राइमेट्स की सूची दी गई है। बता दें कि इस सूची में अफ्रीका से 6, मेडागास्कर से 4, एशिया से 9 और न्यूट्रोपिक्स या दक्षिण अमेरिका से 6 प्रजातियां शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 15 प्राइमेट पिछली सूची में नहीं थे। इनमें से 8 को पहली बार दुनिया के सबसे लुप्तप्राय प्राइमेट में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश में पाए जाने वाले 2 प्राइमेट फेयरी लंगूर और पश्चिमी हुलॉक गिब्बन को भी अंतिम सूची के लिए विचार किया गया था, हालांकि उन्हें सूची में शामिल नहीं किया गया है। बता दें कि क्रॉस रिवर गोरिल्ला कैमरून और नाइजीरिया में पाया जाता है। ये दुनिया की सबसे दुर्लभ महाकपि हैं, जिनकी आबादी लगभग 250 से 300 है। ये समूहों में रहते हैं, जिनमें आमतौर पर 4 से 7 सदस्य होते हैं। आवास विनाश, अवैध शिकार और अवैध शिकार के कारण इनकी आबादी कम हो रही है। वहीं तपनुली ओरंगुटान की बात करें तो ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर पाया जाता है। यह ओरंगुटान की 3 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। इसे 2017 में एक अलग प्रजाति के रूप में वर्णित किया गया था। इनके बाल घुंघराले, सिर छोटे और चेहरे सपाट और चौड़े होते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने पापल दुल जल विद्युत परियोजना के लिए बिजली ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मरुसुदर नदी पर बनने वाली 1000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। मरुसुदर नदी चेनाब नदी की सहायक नदी है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब भारत ने 65 वर्ष पुरानी सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। बता दें कि भारत ने 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन द्वारा पहलगाम में किए गए आतंकवादी हमले के जवाब में सिंधु जल संधि को स्थगित किया था। गौरतलब है कि पाकड़ दुल परियोजना सिंधु बेसिन की किसी भी नदी पर सबसे बड़ी परियोजना होगी। इसमें अधिक बिजली पैदा करने के लिए काफी बड़ी भंडारण प्रणाली होगी। ट्रांसमिशन लाइनें किश्तवाड़ जिले के 21 गांव से होकर गुजरेंगी। इस बांध का प्राथमिक उद्देश्य पनबिजली उत्पादन करना है। वहीं सिंधु जल संधि की बात करें तो यह सिंधु नदी और उसके 5 सहायक नदियों के पानी के उपयोग पर भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग तथा सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र निर्धारित करती है। भारत और पाकिस्तान ने सितंबर 1960 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक भी इस संधि का हस्ताक्षर करता है। इसके तहत 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित किया गया, जबकि 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास एवं सतलज को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया था। हाल ही में भारत के महापंजीयक द्वारा 2021 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली या SRS रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में देश में कुल प्रजनन दर प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या 2.0 पर स्थिर रही है। बता दें कि यह औसत वर्ष 2020 के समान है। उल्लेखनीय है कि बिहार में सबसे अधिक TFR 3.0 जबकि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में सबसे कम 1.4 TFR दर्ज की गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि 0 से 14 आयु वर्ग की आबादी में हिस्सेदारी 1971 में 41.2% से घटकर 2021 में 24.8% हो गई है। साथ ही इसी अवधि के दौरान 15 से 59 वर्ष के बीच आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी का अनुपात 53.4% से बढ़कर 66.2% हो गया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 65 प्लस आयु वर्ग में बुजुर्ग आबादी 5.9% हो गई है तथा 60 प्लस आयु वर्ग की आबादी 6% से बढ़कर 9% हो गई है। बता दें कि केरल में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग में सबसे अधिक प्रतिशत आबादी दर्ज की गई है। दूसरी ओर बिहार, असम और दिल्ली में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग में आबादी का सबसे कम प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए प्रभावी विवाह की औसत आयु में भी वृद्धि हुई है। यह 1990 की औसत 19.3 वर्ष से बढ़कर 2021 में 22.5 वर्ष हो गई है। तो आइए खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। भार्गवास्त्र काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक कम लागत वाली मॉड्यूलर प्रणाली है। 2. इसका विकास सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा किया गया है। 3. यह हार्ड किल मोड में काम करती है और सीधे दुश्मन के ड्रोनों को नष्ट कर सकती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निपाह वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक जूनोटिक वायरस है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। 2. इसका प्रसार सबसे पहले 1998 में मलेशिया में हुआ था। 3. इस रोग का मुख्य वाहक फ्लाइंग फॉक्स नामक चमगादड़ है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है,
ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की गई है। 2. इस रिपोर्ट के अनुसार वायुमंडल में मीथेन की सांद्रता तेजी से बढ़ रही है। 3. इसकी सांद्रता पूर्व औद्योगिक काल के मुकाबले 2.5 गुना कम हुई है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, पाकल दुल जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस परियोजना का निर्माण जम्मू कश्मीर के मरुसुदर नदी पर किया जाएगा। 2. इसके जल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट होगी। 3. यह सिंधु बेसिन की किसी भी नदी पर बनाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न है, इथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका उपयोग मुख्य रूप से जैव ईंधन के रूप में किया जाता है। 2. इसे पेट्रोलियम के साथ मिलाने से कार्बन उत्सर्जन कम होता है। 3. भारत सरकार 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य रखा है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। बीते दिनों ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने 36 भारतीय स्थानों पर ड्रोन भेजे, जिनमें सोंगर ड्रोन भी शामिल थे। बता दें कि सोंगर तुर्की सशस्त्र बलों द्वारा संचालित होने वाला घरेलू सशस्त्र ड्रोन सिस्टम है। यह तुर्की का पहला स्वदेशी ड्रोन है जो मशीन गन से लैस है। हालांकि भारत ने अपने स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम से इन ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान के पास ये ड्रोन होना तुर्की के साथ उसके गहरे और मजबूत रक्षा सहयोग का हिस्सा है। तुर्की की पाकिस्तान को ड्रोन आपूर्ति और सैन्य सहायता ने भारत में सुरक्षा चिंताओं को जन्म दिया है। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का उद्घाटन किया। बता दें कि 9 महीने पहले इस किले में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढह गई थी। नई प्रतिमा 91 फीट ऊंची है और इसका पैदल यात्री आधार 10 फीट है, जो इसे भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाता है। यह प्रतिमा कांच से निर्मित है। इस काम को वरिष्ठ मूर्तिकार राम सुतार की कंपनी ने पूरा किया है। प्रतिमा को सहारा देने के लिए स्टेनलेस स्टील के ढांचे का इस्तेमाल किया गया है। गौरतलब है कि 31.75 करोड़ रुपए की लागत से प्रतिमा का निर्माण किया गया है। बीते दिनों ऑपरेशन किलर जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट की विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया। इसके तहत भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के शोकल किलर इलाके में भारी गोलाबारी के दौरान 3 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया। यह ऑपरेशन राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट की विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था। बता दें कि मारे गए 3 आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे, जिनमें से 2 की पहचान शाहिद कुट्टे और अदनान शफी के रूप में हुई है। हालांकि तीसरे आतंकवादी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की तिथि निर्धारित की है। भारत सरकार ने राजपत्र के माध्यम से इस दिवस की अधिसूचना जारी की है। बता दें कि आयुर्वेद दिवस को हर साल आयुर्वेद को वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित और समग्र चिकित्सा प्रणाली के रूप में बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। चुनी गई तिथि 23 सितंबर शरद विषुर के साथ मेल खाती है। इस तारीख को दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। यह खगोलीय घटना प्रकृति में संतुलन का प्रतीक है, जो आयुर्वेदिक दर्शन के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। हाल ही में पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 316(1) के तहत की है। डॉक्टर कुमार 1985 बैच के केरल कैडर IAS अधिकारी है और 31 अक्टूबर 2022 को रक्षा सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में अक्टूबर 2027 तक सेवा करने का अवसर मिलेगा। वह प्रीति सूदन की जगह यूपीएससी अध्यक्ष के पद को संभालेंगे। प्रीति सूदन, जो 1983 बैच की IAS अधिकारी हैं, ने 29 अप्रैल 2025 को अपना कार्यकाल पूरा किया। हाल ही में राष्ट्रपति प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। यह दिवस हर साल 11 मई को मनाया जाता है, जो 1998 में भारत द्वारा सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति और स्वदेशी विकसित हंसा 3 विमान की पहली उड़ान की याद दिलाता है। यह दिन विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का सम्मान करता है। वर्ष 2025 के लिए थीम यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर रखी गई है, जिसका उद्देश्य तकनीकी अनुकूलन के जरिए भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड आयोजित करता है।
हाल ही में राष्ट्रपति ने पूर्व राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वह भारत के 5वें राष्ट्रपति और एक अच्छे वकील और प्रभावशाली राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था और महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी थे। वे व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे, जिसके कारण उन्हें 1942 में गिरफ्तार कर जेल जाना पड़ा था। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने 1952 में राज्यसभा और 1967 में लोकसभा के लिए चुनाव जीता। उन्हें राष्ट्रपति के रूप में 1975 में लागू किए गए आपातकाल की घोषणा के लिए याद किया जाता है, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री की सलाह पर किया गया था। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के लिए नई एकीकरण और परीक्षण सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये सुविधा भारत की मिसाइल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत रूस के संयुक्त उद्यम से विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, अपनी सटीकता और तेज गति के लिए जानी जाती है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह मिसाइल 2.1 मैक की गति से 290 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन को टारगेट कर सकती है। इसे जमीन, हवा और पानी कहीं से भी टारगेट किया जा सकता है। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।